नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 टॉपिक पे, जिसमें पहला है जीनो ट्रांसप्लांटेशन। जीनो ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, जिसमें एक नॉन ह्यूमन बॉडी के सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन को एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी कि प्रत्यारोपित किया जाता है। अगला हमारा टॉपिक होगा नकबा डे। नकबा डे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मिडिल ईस्ट की राजनीति में, और यह मूलतः जुड़ी हुई है फिलिस्तीन लोगों के ऊपर हुए अत्याचार और उनके विस्थापन से लेकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन थी, फर्स्ट ह्यूमन रेसिपिएंट ऑफ पिग किडनी ट्रांसप्लांट डाइज, व्हाट इज जीनो ट्रांसप्लांटेशन, व्हाई पिग्स आर यूज्ड। हिंदी में मतलब है कि पहला इंसान जिसे एक सुअर की किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी, उसकी डेथ हो गई। तो दिमाग में डाउट आया होगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक सुअर की किडनी इंसान को ट्रांसप्लांट की गई हो। तो इसका जवाब है यस, और ये हुआ है एक अमेरिकी नागरिक के साथ जिनका नाम है रिचर्ड स्लेमैन, और ट्रांसप्लांट के लगभग 7 दिनों बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो आप समझते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है। अकॉर्डिंग टू यूएस फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए, ये अमेरिका की एक संस्था है, xenotransplantation is any procedure that involve the transplantation, implementation, or infusion into a human recipient of either live cells, tissues, or organs from a non-human animal source। तो मोटा मोटा समझा जाए तो एक जानवर या किसी और जीव का अंग या उसका कोई टिश्यू या उसका कोई सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट करना। तो क्या ऐसा है कि ये पहली बार हुआ है? तो इसका जवाब है नहीं। हार्ट से जुड़े हुए जीनो ट्रांसप्लांटेशन लगभग 1980 के दशक में शुरू हो गए थे, और ऐसा करने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि जो डोनर हैं और जो रिसेप्टर्स हैं उनके बीच में एक बहुत लंबा गैप है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना हार्ट का या अपना किडनी का या कोई भी अंग का ट्रांसप्लांट तभी करेगा जब उसकी डेथ हो जाएगी। नेचर में 2024 के एक लेख में कहा गया, नेचर एक जर्नल है, मैगजीन, अकेले यूएसए में लगभग 90,000 लोग किडनी प्रत्यारोपण की इंतजार कर रहे हैं, और लगभग 3,000 लोग हर साल अंग न मिलने की वजह से मर जाते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सुअर की किडनी को ह्यूमन बॉडी सपोर्ट करे? तो इसके लिए एनिमल ऑर्गन जिसका ट्रांसप्लांटेशन होना होता है, उसे एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजारा जाता है कि जिससे वो ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट करने लग जाए। अब जीनो ट्रांसप्लांटेशन के लिए सुअर का ही यूज क्यों होता है? क्योंकि जानवर तो बहुत सारे हैं। तो सुअर का जो हार्ट का वॉल्व होता है, उसका उपयोग ह्यूमन के डैमेज्ड वॉल्व को बदलने के लिए लगभग 50 साल के अधिक समय से हो रहा है। सुअर का जो शारीरिक मानदंड होता है वो लगभग इंसान के समान होता है, और इनको पालना और इनकी प्रजनन करना बहुत आसान है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे। हर साल 15 मई को फिलिस्तीन में नकबा डे के रूप में मनाया जाता है। अरब में इसे तबाही भी कहते हैं, जिसमें हजारों फिलिस्तीनियों के विस्थापन और इसराइल के निर्माण में फिलिस्तीनी समाज के लगभग पूर्ण विनाश के बारे में जिक्र होता है। 14 मई 1948 को इसराइल द्वारा अपनी स्वतंत्रता करने की घोषणा के अगले दिन नकबा डे मनाया जाता है, लेकिन फिलिस्तीनी लोगों की बेदखली और विस्थापन ना तो 1948 में शुरू हुए और ना समाप्त हुए। एक बैकग्राउंड के लिए बता दूं, 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है, जिसमें हिटलर द्वारा बहुत अत्याचार होता है यहूदियों पे, और उसके बदले में अंग्रेजों द्वारा, क्योंकि फिलिस्तीन एक अंग्रेजों की कॉलोनी थी, इजराइल में यहूदियों को बसाया जाता है। हिब्रू बाइबल के अनुसार, यानी वो बाइबल जिसे यहूदी लोग मानते हैं, गॉड ने अब्राहम से तीनों अब्राहमिक रिलीजन यहूदी, ईसाई और इस्लाम के पितामह को एक विशेष वादा किया, जिसमें उन्होंने कहा, कनान की भूमि जो आधुनिक इजराइल और फिलिस्तीन के क्षेत्र के अनुरूप है, उनके वंशजों को दिया जाता है। इस वचन के आधार पर यहूदी परंपरा में यह विश्वास किया जाता है कि इजराइल की भूमि पर उनका अधिकार है, और इसी विश्वास के तहत उन्होंने इजरायली राष्ट्र की स्थापना की। यह वादा अब्राहमिक धर्मों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम तीनों में मान्य है। अब्राहम उनके पितामह हैं, और इन धर्मों की धार्मिक शिक्षाओं में वादे का विशेष स्थान है। हालांकि 19वीं शताब्दी ईस्वी तक फिलिस्तीन में यहूदी लोग एक बहुत छोटे अल्पसंख्यक थे, जो उस समय ऑटोमन सल्तनत का एक प्रांत था। ऑटोमन साम्राज्य तुर्की का एक साम्राज्य था, जिसका लगभग मिडिल ईस्ट पे शासन हुआ करता था। प्राचीन काल से यह भूमि कई शासक व्यवस्थाओं, यूनानियों, रोमनों से लेके फारसियों और अंत में ऑटोमन्स के अधीन रही। फिलिस्तीन में यहूदियों का प्रभाव 19वीं शताब्दी में बढ़ा, विशेष रूप से 1917 की बालफोर घोषणा के बाद, जिसमें ब्रिटिशों ने
फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर की स्थापना की। 1914 में ऑटोमन साम्राज्य के पतन के साथ फिलिस्तीन ग्रेट ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में आ गया था। युद्ध के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में यहूदियों के प्रवास को सक्रिय रूप से सक्षम करना शुरू किया और जल्द ही इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय परिवर्तन किए। 1920 में फिलिस्तीन के ब्रिटिश सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया था कि फिलिस्तीन की कुल जनसंख्या लगभग 7 लाख है और पूरी आबादी का लगभग चौथा या पांचवा हिस्सा मुस्लिम है। यहूदी लोग केवल 76,000 थे। हालांकि 1945 तक भले ही फिलिस्तीन की कुल जनसंख्या 1.76 मिलियन से अधिक हो गई हो, लेकिन 60% मुस्लिम थे और सिर्फ 31% यहूदी थे। यहूदियों की बढ़ती हुई जनसंख्या ने एक धार्मिक संघर्ष को बढ़ावा दिया और अरब की हताशा जल्द ही यहूदी बस्तियों में और रेल पटरियों और ब्रिटिश कर्मियों पर हमले के रूप में प्रकट हुई। जवाब में यहूदी प्रवासियों ने बसने वालों की रक्षा के लिए सशस्त्र मिलिशिया ग्रुप बनाया और फिलिस्तीनी भूमि को आगे बढ़ाने के लिए संगठित किया। 1936 में फिलिस्तीन अरबों ने ब्रिटिश और जयोनी उपनिवेशवाद के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह शुरू किया, जिसे अब अरब विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह 1939 तक चला और अंततः ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा हिंसक रूप से कुचल दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन फिलिस्तीन से बाहर निकलने और उसका भाग्य संयुक्त राष्ट्र के ऊपर छोड़ दिया। 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरब दो राज्यों में डिवाइड कर दिया, जिसमें बड़े शहर, प्रमुख कृषि एरिया और महत्वपूर्ण बंदरगाह आवंटित किए गए। फिलिस्तीनी अरबों ने इस प्रस्ताव को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया। लड़ाई छिड़ गई, जिसे अब प्रथम अरब इजराइल युद्ध के रूप में जाना जाता है। जयोनी मिलिशिया यानी जो ज्यूज का मिलिशिया ग्रुप था, मिलिटेंट ग्रुप था, इस समय तक अपने अरब विरोधियों की तुलना में कहीं बेहतर लड़ाकू बल थे। युद्ध के दौरान कई लोगों को मिले प्रशिक्षण और पश्चिमी, विशेष रूप से अमेरिका से आधुनिक हथियारों और धन का लाभ हुआ। इन मिलिशिया ने फिलिस्तीनियों को उनके कस्बों और गांवों से बड़े पैमाने पर निष्कासन के लिए मजबूर किया, जिसे फिलिस्तीनी अब नक्बा डे के रूप में याद करते हैं। जैसे अभी चल रहे युद्ध में वेस्ट और खासकर अमेरिका इजराइल का साथ दे रहे हैं हथियारों के माध्यम से फिलिस्तीन से लड़ने के लिए। 1949 के संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार नक्बा के दौरान लगभग 7,11,000 फिलिस्तीनी शरणार्थियों को निष्कासित कर दिया गया था। लगभग 1,60,000 फिलिस्तीनी अरबों में से एक चौथाई अभी भी इजराइल में एक आंतरिक शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। इस हिंसा के चरम के दौरान जयोनी नेता डेविड बेन गुरियन, जो इजराइल के पहले प्रधानमंत्री बने, 14 मई 1948 को अपने देश की स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। 1948 के बाद से नक्बा फिलिस्तीन पहचान का एक केंद्रीय पहलू बन गया। फिलिस्तीनियों की एक महत्वपूर्ण आबादी मध्य पूर्व और दुनिया भर में शरणार्थियों के रूप में रह रही है। अब इस जानकारी से इस बात का आइडिया लग गया होगा कि अभी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में युद्ध क्या है। फिलिस्तीनी जो लोग हैं वो फिलिस्तीन जमीन को 1948 के बाद से देखते हैं कि कैसे 1948 में इजरायली लोगों को ले आके बसा दिया गया। उनको ऐसा लगता है कि वो जमीन उनकी अपनी थी। इजरायली जो लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो उस जमीन को अब्राहम के समय से मान रहे हैं कि ये अब्राहम की जमीन थी और उन्होंने उनके पूर्वजों को ये जमीन दी थी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।